स्कूल की घंटी बजते ही सारे बच्चे अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी यूवी क्लास के सबसे अमीर ज़ादे बच्चे चिराग से कहता है, चिराग, आज तू लंच में क्या लाया है? आज तेरी मम्मी ने क्या दिया है, मटर पनीर या दाल मखनी? अभी पता चल जाएगा। चिराग टिफिन खोलता है जिसके अंदर शाही पनीर होता है, जिसे देखकर वो नखरे करने लगता है। अरे यार, शाही पनीर है, तू खाएगा तो खा ले यूवी। क्यों चिराग, तू नहीं खाएगा? शाही पनीर तो कितनी टेस्टी लगती है। नहीं यार, तू खा ले। वैसे मुझे पता है, कल मेरी मम्मी डैडी मुझको एक शानदार होटल में लेकर गए थे जहाँ पर बुफे वाला खाना था। पता है, वहाँ पर बहुत सारी डिश थी, स्नैक्स से लेकर तरह तरह की सब्जी, चिकन, मटन, रोटी, पुलाव, राइस, गुलाब जामुन, रसमलाई और बहुत कुछ। मैंने तो पेट भर के खाया। चिराग को बुफे के खाने के बारे में बताते हुए सबसे लास्ट बेंच पर बैठकर सूखी रोटी दाल खाते हुए गरीब कशिश और अंश का दिल ललचाने लगता है और दोनों उसके पास आते हैं। चिराग, क्या बुफे का खाना खाने में बहुत टेस्टी लगता है? फिर तो मुझको भी खाना है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? अंश की ख्वाहिश को सुनकर अमीर चिराग दोनों गरीब भाई बहन की खिल्ली उड़ाने लगता है। बड़ा आया बुफे का खाना खाने वाला। तूने अपनी शक्ल देखी है? जाकर शीशे में अपनी शक्ल देख। तो जैसे गरीब को बुफे में, रेस्टोरेंट में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तुम दोनों तो बस ये गरीबों वाली दाल रोटी खाओगे। चलिए यूवी, ग्राउंड में खेलने चलते हैं। चिराग के मजाक उड़ाने पर अंश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। कशिश दीदी, तुमने देखा वो चिराग का बच्चा हमारा मजाक उड़ाकर चला गया। अंश, मेरे भाई चुप हो जा। तो देखना, एक दिन मैं, दादा दादी, माँ, पापा, बुआ सब महंगे बुफे वाले रेस्टोरेंट में जरूर चलेंगे और खाना भी खाएंगे। कशिश के दिलासा देने पर अंश चुप हो जाता है और दोपहर में दोनों घर आते हैं, जहां बबीता आंखें गड़ाकर ब्लाउज तुरपाई का काम कर रही थी, जिसमें उसकी ननंद किरण भी जुटी हुई थी। एक तरफ सास ससुर सुजाता हरिप्रसाद बैठे थे। पूरा गरीब ससुराल किराए के उस कच्चे छोटे कमरे में, जहां कोई सहूलियत मौजूद नहीं थी, उन्हीं कठिन हालातों में गुजारा करने को मजबूर थे। थकान से चूर बबीता मुस्कुराहट से दोनों बच्चों की ओर देखते हुए पूछती है, कशिश, अंश आ गए? मेरे दुलारे बच्चों, जल्दी से वर्दी बदल लो, मैं खाना परोसती हूँ। तभी अंश कुड़न भरे लहजे में पूछता है, पहले बताओ, आज तुमने दोपहर के खाने में क्या बनाया है? वही सुबह की दाल रोटी खिलाओगी? बबीता हिचकिचाहट भरे स्वर में कहती है, अंश, दाल रोटी भी तो खाना होता है बेटा। तुम दोनों तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, चलो खा लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माँ, मुझे वो पानी वाली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम डेली डेली हमें मरीजों वाली पानी की दाल रोटी खिलाती हो। मुझको बुफे वाला खाना खाना है। बुफे का नाम सुनकर गरीब ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। बुफे का खाना, ये क्या होता है? मैंने तो आज से पहले नाम भी नहीं सुना। बबीता भाभी, मैं बताती हूँ। बुफे के खाने में कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। सब लोग अपनी अपनी प्लेट में खाना लेकर खुद खाते हैं, जिसकी जो भी इच्छा हो, पर उसके लिए पहले एक रकम अदा करनी होती है। उसके बाद जितना मर्जी खाओ और कुछ नहीं कहेगा कोई। किरण, तुम्हें कैसे पता? तुमने बुफे का खाना खाया है? नहीं भाभी, वो पिछले साल मेरी कॉलेज की एक दोस्त अपने परिवार के साथ गई थी बुफे में, उसने बताया था। बोलो मम्मी, तुम हमें बुफे वाला खाना कब खिलाओगी? हे भगवान, इन दोनों ने तो जिद ही पकड़ ली है, क्या करूं? बच्चे, शाम को तुम्हारे बाबूजी आएंगे तो मैं बात करूंगी। चलो अभी खा लो। दोनों बच्चे परोसी हुई पानी की दाल में रोटी डुबो कर खा लेते हैं। शाम को विकास दिन भर मजदूरी करके पसीने में तरबतर थका मांदा घर आता है। आ गया विकास, देखो कैसी शक्ल मुरझा गई है। हाँ माँ, वो आज कड़ी धूप थी ना, इसलिए। ये लो माँ, बड़ी मुश्किल से 200 रुपए की दिहाड़ी कमाई है, आज राशन पानी मंगवा लेना। अजी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। कुछ ही देर में बबीता लाचारी के भाव से सबको आलू की तरीदार सब्जी और सूखी रोटी परोसती है। अरे बहू, तरकारी में कितना पानी डाल दिया है, कैसे रोटी खाएंगे इससे? माँ, भाभी भी क्या करती, केवल 2 आलू पड़ी थी, उसी में सब्जी बनाई है। क्षमा कीजिए बाबूजी। माँ, बबीता ने मुझको सुबह ही बताया था, मगर दिहाड़ी इतनी देर से मिली कि सब्जी नहीं ला पाया। कोई बात नहीं बेटा, तू अकेले कमाकर हम सबका पेट भरवा रहा है, यही क्या कम है। शायद हमारे भाग्य में सुख चैन की रोटी लिखी ही नहीं है, रूखा सूखा खाते जीवन गुजर गया। ऐसा कहते हुए घर के मुखिया हरिप्रसाद की आंखों से गम के आंसू छलक जाते हैं। सब लोग किसी तरह सूखी रोटी हलक से उतारते हैं और जी मार कर खाते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था। एक शाम को बबीता खाने की तैयारी में जुटी होती है, तभी पड़ोसन सास बहू सुषमा परिधि बंधन कराती हैं।
अरे सुजाता, तुम लोगों नहीं चल रहे हो क्या? आज पड़ोस वाले गुप्ता साहब ने पार्टी रखी है, बहुत ही महंगा रॉयल पेपर बैंक्वेट बुक किया है। और पता है आंटी, वहाँ बुफे सिस्टम का खाना रखवाया है, हम तो जम के खाएंगे आज। मकान मालिक ने एक एक आदमी के बुफे के खाने के 3,000 रुपए दिए हैं। खैर, आप लोग खाइए सूखी रोटी सब्जी, हम चलते हैं, जरा हमारे घर का ध्यान रखना। देखा माँ, इन दोनों को, दोनों जल कुकड़ी सास बहू अपनी अमीर होने का घमंड झाड़ने आई थी। जाने दे बिटिया, कोई बात नहीं, उन्हें ईश्वर ने दौलत दिया है और हमें गरीबी और दुर्भाग्य दिया है, जिसमें खुद की रोटी और दाना खाना ही हमारे नसीब में लिखा है। ऐसा बोलते हुए सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दोनों बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। दादी दादी, चलो ना, हम सब भी चलते हैं, मुझको भी बुफे वाला खाना खाना है। हाँ दादी, चलो ना। माँ देखो ना, दोनों कैसे जिद कर रहे हैं, चलो ना चलते हैं। अब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो गुप्ता जी हमें भगा थोड़ी देंगे, बच्चों के बहाने हम भी बुफे का खाना खा लेंगे। गरीब ससुराल वाले दिल में आस जगाकर उस रॉयल पेपर बैंक्वेट में पहुंच जाते हैं, जहां लोग चमचमाती चांदी की प्लेट में कई तरह के व्यंजन भरकर खा रहे थे और गुप्ता जी मेहमानों से बातचीत में व्यस्त थे। इसी दरमियान गरीब ससुराल वाले अंदर आ जाते हैं, जहां कई सारे व्यंजन एक कतार में लगे हुए थे। सबके मुंह से लार टपकने लगती है। कितनी साज सजावट और शोभा है यहाँ तो। और खाने की खुशबू भी लाजवाब आ रही है। भैया चलो ना खाते हैं। हाँ बुआ, चलो खाते हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सब लोग जैसे ही प्लेट उठाते हैं, खड़ूस गुप्ता जी की उन पर नजर पड़ जाती है और वो उनके हाथों से प्लेट छीन लेता है। अरे तुम लोग इतने बेशरम, निहायत ही गंदे किस्म के लोग निकलोगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे मैंने तो तुम लोगों को पार्टी में आने का न्योता नहीं दिया था, फिर भी तुम लोग मुंह उठाकर चले आए। पता है, पर आदमी के खाने का कॉस्ट यहाँ पे 3,000 रुपए है। तुम लोगों की औकात से बाहर है। अब चलो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को दरबानों से बुलाकर धक्के देकर निकलवाऊं। दफा हो जाओ यहाँ से। जी मालिक, हम जा रहे हैं। माफी चाहते हैं जो अपनी हैसियत भूल कर इस महंगी महफिल में चले आए। सब शर्मिंदगी के साथ आंखों में आंसू लिए घर लौट आते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था और एक दिन शहर से सुजाता के छोटे बेटे बहू अनुज और रश्मि आते हैं। प्रणाम माँ, पिताजी, भैया, भाभी, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग ठीक हैं बेटा। पूरे 1 साल बाद तुझे देखा है, तुझको देखने को आंखें तरस गई थी। तभी रश्मि दोनों बच्चों को चॉकलेट देती है। ये लो कशिश, अंश चॉकलेट खाओगे? अंश एक टक रश्मि की तरफ देखकर एक बार फिर से बुफे वाले खाने की फरमाइश करता है। नहीं, मुझको चॉकलेट नहीं खाना, मुझको बुफे वाला महंगा खाना खाना है जो अमीर लोग खाते हैं। तो मुझे वो खिलाओगी चाची? मेरा जन्मदिन आने वाला है, मगर मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस मुझे बुफे वाला खाना खिला देना। अंश की ख्वाहिश को सुनकर रश्मि को अपने ससुराल के गरीब हालात साफ नजर आ रहे थे। सब लोग खामोश हो गए। इसी प्रकार दिन गुजरते गए। विकास दिन रात मजदूरी कर रहा था। ऐसे ही एक रात की बात है। बबीता, ये लो, आज 150 रुपए ज्यादा कमा कर लाया हूँ, इसको अंश के जन्मदिन वाले पैसों में रख दो। किसी भी तरह बस मैं अपने बच्चे को बुफे वाला खाना खिलाने की ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूँ। अजी, पेट काट कर भी अभी तक 1,000 रुपए ही जुड़े हैं। इतने कम रुपए में बुफे का खाना खिलाना नामुमकिन है। जन्मदिन कल ही है, छोटा मोटा केक कटवा देंगे बस। अपनी गरीब जेठ जेठानी की बात रश्मि सुन लेती है। अगला दिन आ जाता है। सारा दिन गरीब ससुराल वालों का उदासी और बोझ में कट जाता है। जैसे ही शाम होती है तो रश्मि कहती है, जिठानी जी, विकास भैया, माँ जी, बाबूजी, किरण, सब लोग तैयार हो जाइए, हमें कहीं चलना है। मगर भाभी, जाना कहाँ है, बताइए तो। सरप्राइज सरप्राइज है छोटी, जल्दी से तैयार हो जा। सब लोग तैयार होते हैं। इतनी देर में एक कार गरीब ससुराल वालों के दरवाजे पर आ जाती है। सब लोग गाड़ी में बैठकर एक स्टैंडर्ड सी जगह पहुंचते हैं, जहां अनोखी चमक धमक थी। द्वार पर 2 दरबान उनके स्वागत में खड़े थे। अरे अनुज, ये तो हम लोगों को कहाँ लेके आया है बेटा? अरे पहले अंदर तो चलिए बाबूजी, अभी पता चल जाएगा। गरीब ससुराल वाले जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वहां एक कतार में बुफे का खाना सजा था। अलग अलग वैरायटी और सैकड़ों तरह का व्यंजन मौजूद देखकर उनके चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। बेटा, इतनी महंगी जगह लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ का खाना कितना महंगा होगा। एक व्यक्ति का खाना कितने 1,000 का होगा। उतने में महीने का राशन भरवा लेंगे तो महीने भर खाएंगे। माँ जी, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बिल पे कर दिया है। आप लोग अच्छे से खाइए, जो मर्जी खाना है। सब अपने अपने लिए प्लेट उठाते हैं और तरह तरह के व्यंजन से प्लेट सजाते हैं। वहां कोई मनाही नहीं थी। सब लोग खुशी से बुफे के खाने का लुत्फ उठाते हैं।
अरे वाह, ये बुफेट वाला खाना तो कितना टेस्टी है, मजा आ गया खाकर। ये दाल मखनी और मिक्स वेज बहुत मजेदार है। थैंक यू चाची, आपने मेरे जन्मदिन को खास बना दिया। मुझको तो ये शाही पनीर सबसे टेस्टी लगी। आज तू भी खा, बड़ा मजा आएगा। यहाँ के पुलाव में बड़ा अनोखा स्वाद है। कुल मिलाकर यहाँ के खान पान में अलग स्वाद है, तभी तो इतना महंगा रेट है इस खाने का। देवरानी जी, आज आपकी वजह से हम सब बुफे के खाने का स्वाद ले पाए हैं, वरना ये बुफे का महंगा खाना खाना तो हमारे लिए किसी ख्वाब की तरह था। बबीता के साथ ससुराल वाले भी रश्मि को शुक्रिया कहते हैं और अंत में सब लोग मिलकर बुफे का खाना दिल खोल कर खाते हैं और बाद में अंश के जन्मदिन का केक भी काटते हैं। आज हमारे बच्चों की जो हालत है ना, उन सब की जिम्मेदार आप लोग हैं। माँ शिल्पा, शालू और खुशबू के साथ साथ पूनम और निशा भी तो आपकी बहुएं हैं। अब उनके साथ भला ऐसे कैसे कर सकती हैं? हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम आपसे सारे रिश्ते नाते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। और माँ, आप तो भूल ही जाना कि आपके नरेश और दुर्गेश नाम के कोई बेटे भी थे। आखिरकार सुनीता, शालू, शिल्पा और खुशबू ने ऐसा क्या किया था जो आज पूनम और निशा के बच्चों की जान पर बात बनाई थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। शिल्पा, शालू, खुशबू बहू, मैंने तुम तीनों के लिए देसी घी के ये गोंद के लड्डू बनाए हैं। इसे खाने से होने वाला बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होता है और माँ की सेहत भी बनी रहती है। अब तुम तीनों को दिन में 2 बार ये लड्डू और साथ में 1-1 गिलास केसर का दूध पीना है। इन लड्डू में से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो लड्डू को आराम से अपने कमरे में बैठकर खाऊंगी। तुम तीनों अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू और दूध लेकर वहीं आती हूँ। सुनीता अपनी तीनों गर्भवती बहू शिल्पा, शालू और खुशबू को उनके कमरे में ले जाकर गर्मा गर्म दूध, गुड़ के लड्डू और काजू बादाम देती है। जहां एक तरफ सुनीता की तीनों 6 महीने की गर्भवती बहुएं अपने कमरे में बैठकर हीटर के सामने लड्डू और बादाम खा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ सुनीता की 2 बहुएं पूनम और निशा इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी कोख में 8 महीने का बच्चा लेकर आंगन में कपड़े धो रही होती हैं। पूनम, आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। देखो ना, आज तो सूरज भी नहीं निकला है और तो और कितना कोहरा भी हो रहा है। मैं तो जल्दी से काम खत्म करके रजाई में जाकर सो जाऊंगी। क्या ही फायदा उस रजाई को ओढ़ने का। देखा नहीं तुमने वो रजाई कितनी जगह से फटी हुई है। माँ जी ने हमें न जाने कितने सालों पुरानी रजाई निकाल कर दी है। चूहे ने उसे कई जगह से कुतरा हुआ है, उसमें क्या ही वो हवा रुकेगी। माँ जी का तो प्यार बस अपनी उन तीनों बहू पर निकलता है। हम गरीब लोगों के लिए तो उनके दिल में रत्ती भर भी प्यार नहीं है। ऊपर से हमारे पति भी यहाँ नहीं रहते। पूनम ठंड से कांपते हुए जल्दी से सारे काम खत्म करती है और कमरे में जाकर अपनी फटी हुई रजाई को कुछ कपड़ों की मदद से सिलने लगती है। थोड़ी बहुत रजाई ठीक कर दी है, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। पूनम, निशा रजाई ओढ़कर आराम कर ही रही होती हैं कि तभी वहां तीनों अमीर बहुएं आती हैं और उन दोनों गरीब बहुओं पर जानबूझकर ठंडा पानी डाल देती हैं, जिससे वो दोनों घबराकर उठती हैं और साथ ही साथ उनकी रजाई भी पूरी तरह से गीली हो जाती है। ये तुम तीनों ने क्या किया? हमारे पास एक ही रजाई थी और उसे भी तुम दोनों ने जला दिया। अब हम रात को क्या ओढ़ेंगे? क्या तुम दोनों को याद नहीं है कि ये हमारा फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है? कौन लेकर आएगा हमारे लिए फ्रूट्स? माँ जी ने तुम्हें क्या कहा था, तुम भूल गई? उन्होंने तुम दोनों को इस घर में इसलिए रखा है ताकि तुम हमारी सेवा कर सको, ना कि इस रजाई में पड़े पड़े दिन में आराम करो। अब जाओ और हमारे लिए फ्रूट्स लेकर आओ। जहाँ ये तीनों अमीर बहुएं दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आई थीं, वहीं ये दोनों गरीब बहुएं कुछ नहीं लेकर आई, जिसके चलते सुनीता हमेशा अमीर गरीब बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। यहाँ तक कि 8 महीने की गर्भवती अपनी दोनों गरीब बहुओं की सेवा करने की बजाय सुनीता दिन रात अपनी तीनों अमीर गर्भवती बहू की सेवा करती है। जहाँ इन तीनों के पास ओढ़ने के लिए मखमल की गर्म रजाई थी, वहीं उन दोनों गरीब लोगों के पास ओढ़ने के लिए एक फटी रजाई, लेकिन इसे भी ये तीनों गिला करके खराब कर देती हैं। अब हम क्या करें? उन तीनों ने हमारी रजाई गीली कर दी और ना जाने कब बाहर धूप निकलेगी। बिना रजाई के तो हम लोग सो भी नहीं पाएंगे। मुझे तो हमसे ज्यादा हमारे होने वाले बच्चों की फिक्र है। आज तो हम माँ जी से नई रजाई के लिए बात करके ही रहेंगे। माँ जी, हमारे पास तो पहले से ही काफी अच्छी क्वालिटी की रजाई थी, तो आप हमारे लिए ये मखमल की रजाई क्यों लेकर आई हो? इसे तोड़ने के बाद तो हम हीटर चलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई ऐसी वैसी मखमल की रजाई नहीं है। ये मखमल की रजाई मैंने तुम्हारे लिए कश्मीर से मंगवाई है। पता है, एक रजाई की कीमत पूरे 15,000 है। अब क्या मैं अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वैसे भी तुम तीनों पेट से हो, इस वक्त जितना अपने ख्याल रखोगे उतना अच्छा होगा। जहां सुनीता अपनी 3 अमीर बहुओं के लिए कश्मीर से महंगी रजाई मंगवाती है, वहीं दोनों गरीब बहुओं के लिए एक चादर तक नहीं लाती है। निशा और पूनम हाथों में फल लिए दरवाजे पर खड़ी होती हैं और अपनी सास की बात सुनकर कमरे में आती हैं।
माँ जी, ठंड काफी बढ़ चुकी है, अब उस रजाई में हमारा गुजारा नहीं होता। आप हमारे लिए भी एक नई रजाई ले आइए ना। ऐसे न सही, लेकिन एक नॉर्मल सी रजाई ही ले आइए। हम भी तो पेट से हैं, ये तीनों तो फिर भी 6 महीने के पेट से हैं, लेकिन हमारी तो कुछ हफ्तों में डिलीवरी भी होने वाली है। इतना ही रजाई ओढ़ने का शौक है तो अपने माँ बाप से कह कर मंगवा लो। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं मैं जो तुम दोनों पर खर्च करूं। माँ जी ने क्या कहा तुम दोनों से? अब हमारी फ्रूट इधर रखो और हमारे कमरे से निकल जाओ। तुम्हारी शक्ल देख कर तो हमारा मूड खराब हो जाता है। दोनों गरीब बहू अपने कमरे में आती हैं। गीली रजाई होने की वजह से पतली सी चादर ओढ़कर ही सारी रात ठंड से कपकपाती हैं। अगले दिन हल्की हल्की धूप निकलता देख दोनों बहुएं अपनी गीली रजाई को छत पर ले जाती हैं। अब बस इस धूप में जैसे तैसे कर हमारी ये रजाई सूख जाए। कल रात तो हमने बिना रजाई के गुजार ली, लेकिन आज की रात नहीं गुजर पाएगी। इस धूप में खड़े होकर भी मुझे अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही है। हे भगवान, प्लीज थोड़ी धूप तेज कर दो। कुछ घंटे काफी अच्छी और कड़क धूप निकलती है, जिसके चलते निशा और पूनम की रजाई हल्की हल्की सूख जाती है और तकरीबन 1 हफ्ते के लंबे समय के बाद उन दोनों बहुओं की रजाई अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आज तो कितनी अच्छी धूप निकली है। मैं तो कह रही हूँ हमारी ये मखमल की रजाई को ले जाकर हम लोग छत पर डाल देते हैं। धूप लगने की वजह से थोड़ी गर्म भी हो जाएगी। धूप तो सच में निकली काफी अच्छी है। चलो रजाई लेकर छत पर चलते हैं। एक एक कर तीनों बहुएं रजाई को छत पर ले जाती हैं और उन्हें धूप में रख सीधा नीचे आ जाती हैं कि तभी थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होती है, जिससे वो तीनों की रजाई भीग जाती है और अब उन तीनों अमीर बहुओं के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम क्या करें? हमारी रजाई तो बारिश में भीग गई और जो हम पहले रजाई ओढ़ते थे उसे भी हमने गरीबों में दान कर दी। अब हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रजाई ओढ़े बिना तो मैं रात में सो भी नहीं पाऊंगी। मुझे तो अभी से ही ठंड भी लग रही है। हम क्या करें? खुशबू, शालू और शिल्पा की बात सुन पूनम निशा को उन तीनों की काफी फिक्र सताने लगती है, जिसके चलते वो अपनी रजाई ले जाकर उन दोनों को दे देती हैं। हमारी रजाई अच्छे से सूख चुकी है, अगर तुम तीनों चाहो तो इसे ओढ़ लो। हमारे पास रजाई नहीं है, इसीलिए हम तुम गरीब की रजाई को ले रहे हैं, वरना हम तो इसे छुए तक नहीं। तीनों अमीर बहुएं दोनों गरीब बहुओं से उनकी रजाई को लेकर अपने कमरे में आ जाती हैं और 2 रजाई को मिलाकर आराम से सो जाती हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक तीनों अमीर बहुएं उन दोनों गरीब बहुओं की रजाई में आराम से सोती हैं और बेचारी दोनों गरीब बहुएं ठंड से कपकपाती हैं। समय गुजरता है और उन दोनों की डिलीवरी का समय आ जाता है, जिसके चलते दोनों अस्पताल में भर्ती होती हैं। वहीं उन दोनों के पति भी अब काम से वापस घर आ जाते हैं और आज पूरा परिवार अस्पताल में होता है। पूनम और निशा की डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बिना रजाई की वजह से जो ठंड होने लगती थी वो उनके बच्चों के सीने पर बैठ जाती है और दोनों बच्चे पैदा होते ही एडमिट हो जाते हैं। दोनों बच्चों को निमोनिया हो गया है, ठंड उनके सीने पर बैठ गई है। लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पर उनकी माँ का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया है। आप बच्चों के आगे के ट्रीटमेंट के लिए इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। ये सब सिर्फ आपकी माँ और उन तीनों की वजह से हुआ है। हमने हमेशा इनका भला चाहा, लेकिन आज इनकी वजह से हमारी क्या हालत हो गई है, हमारे बच्चों की भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप लोग हमारी पत्नियों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। माँ, मुझे शर्म आती है खुद को अपना बेटा कहते हुए। एक माँ होकर आप दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दुर्गेश और नरेश की ऐसी बातें सुनकर सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दोनों मासूम बच्चों की ऐसी हालत देख अमीर बहू को भी अपनी पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच पछतावा होता है। इतनी पागल थी मैं जो अमीर और गरीब के चलते अपने ही वंश के चिराग की जान खतरे में डाल बैठी। बहू तो फिक्र मत कर, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगी, लेकिन तुम दोनों के बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। पूनम, हमें माफ कर दो, सबसे बड़ी गलती तो हमसे हुई है। तुम दोनों ने हमारी मदद करनी चाहिए और हम तीनों ने इसका फायदा उठाकर तुम्हें इतनी तकलीफ में डाल दिया। पूरा परिवार मिलकर निशा और पूनम के बच्चे की सलामती के लिए दुआ करता है। कई तरह की ट्रीटमेंट और दवाई के बाद आखिरकार पूनम और निशा के बच्चों की हालत में काफी सुधार आता है। वहीं अब तीनों अमीर बहू और सास मिलकर उन दोनों बच्चों और दोनों गरीब बहू का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और आखिरकार वो सब सुधर जाते हैं।